अब मैं आमंत्रित करूंगा गौरव सिंह, जो यहीं के पीएचडी के शोधार्थी हैं, हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, जिनका विषय है हिंदी पत्रकारिता का नवजागरणकालीन परिदृश्य और चांद। नमस्कार सभी को। मेरा विषय बता ही दिया है, तो मैं सीधे अपने विषय पे आता हूँ। उस विषय से पहले एक छोटा सा संस्मरण है। मैं मूलतः कविता का एक विद्यार्थी रहा हूँ। जब नवजागरण पर मैंने अध्ययन शुरू किया तो सर ने कहा कि नवजागरण पे काम करना है, तो मैंने राम रक्षित सहगल पे जब काम करना शुरू किया तो पता चला कि चांद की पत्रिका के अंकों को मैंने खोजना शुरू किया, तो पता चला कि कानपुर से कथाकार हैं जिन्होंने चांद के अंकों का संपादन किया है। तो मैंने कहा कि सर मुझे चांद के कुछ संदर्भ में जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा क्या काम करो? तो मैंने कहा हिंदी नवजागरण और राम रक्षित सहगल। तो उन्होंने कहा कि हिंदी में कौन सा नवजागरण आया है, और अगर नवजागरण हिंदी में आया था तो जो अभी चल रहा है वो क्या है। तो बहुत ही मेरे लिए नवजागरण पर अध्ययन करना एक बहुत अंतर्विरोधपूर्ण चुनौतीपूर्ण रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि नवजागरण को लेकर के जितनी भी समझ है वो अतिवादों की शिकार लगती है। और उसके पीछे का कारण ये है कि मैंने कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक पत्रिका से मैं बहुत अच्छे से गुजरा हूँ, और चांद से मैं चांद के लगभग सभी अंकों से मैं गुजर रहा हूँ और गुजरता हूँ, और देखता हूँ कि जो धारणा आप एक अंक के बाद एक अंक पढ़ के बनाते हैं और अगले अंक में जाकर के वो धारणा टूट जाती है, या एक आलेख के द्वारा। जैसे आज समाज जितना लोकतांत्रिक या जितना विरोधाभासपूर्ण दृष्टियों के साथ में चल रहा है, तो नवजागरणकालीन समाज भी वैसा ही था। आप गणेश शंकर विद्यार्थी का मूल्यांकन करते हुए नवजागरण के बारे में एक राय बनाएंगे, आप मदन मोहन मालवीय का अध्ययन करते हुए दूसरी राय बनाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव का अध्ययन करते हुए दूसरी राय बनाएंगे, और सहजानंद सरस्वती का अध्ययन करते हुए दूसरी राय बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि जब भी हम अध्ययन करें तो उसके सारे अंतर्विरोधों को समेटते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें, और ना अगर निष्कर्ष कोई निकले तो फिर उन अंतर्विरोधों को ही रख दें। ये ज़्यादा बेहतर स्थिति है। तो अब मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो चांद जो पत्रिका थी वो अपने आप में कई कारणों से विशिष्ट है। उसके पहले का जो हिंदी पत्रिका का परिदृश्य था, देखिए एक तो ये था कि उसके पहले हिंदी में जो सबसे बड़ी, एक तो भारतीय मंडल की पत्रिकाओं के बारे में जानते हैं कि भारतीय ने 2-3 पत्रिकाएं निकाली, जिसमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र नंदीन जो थी वो सबसे लोकप्रिय थी, प्रताप नारायण ने ब्राह्मण निकाली है, और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप निकाली, और भी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन ने आनंद कादम्बिनी निकाली। तो बहुत सारे पत्रकार निकलते रहे, लेकिन हिंदी नवजागरण का जो दूसरा चरण है जिसको हम सरस्वती के संपादन के माध्यम से करते हैं, कि सरस्वती ने जो है भाषा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में एक अलग तरीके का वो पैदा किया। लेकिन सरस्वती अपने तेवर 17 साल तक लगभग जाते जाते खोने लगी थी। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उसका संपादन संभाला, और 20 के आसपास आते आते सरस्वती का तेवर खत्म हो गया था। और जैसे आज होता है कि बाजार कुछ नया पैदा करता है, तो उस समय के भी प्रकाशन संस्थानों ने, नए वर्ग ने, राजनीति में नए नेताओं ने एक जो आंदोलन का पूरा परिवर्तित स्वरूप था, उसके स्वरूप एक नई तरीके की पत्रिकाओं की मांग शुरू हो गई। और वो पत्रिका के जिल्द और उसके जो स्वरूप होता है, जिसको हम भौतिक को कहते हैं, उसके रंग, उसकी चित्र, उसके विज्ञापन, उन सब के स्तर पर भी था, और उसकी वैचारिकी पे भी था। तो उन पत्रिकाओं उस दौर का जो प्रतिनिधित्व किया वो मूलतः हिंदी में सबसे पहले 2 पत्रिकाओं ने किया, जो बहुत बड़ी पत्रिकाएं थी, माधुरी और चांद। तो माधुरी के संपादक के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, दुलारीलाल भार्गव और विष्णुनारायण भार्गव वगैरह के जो संयुक्त प्रयासों से निकाली गई थी। और चांद के जो संपादक है राम रक्षित सहगल, उनके बारे में अमूमन लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन राम रक्षित सहगल ने जो है 9 साल तक चांद का 1922 से लेकर के 1931 तक चांद का संपादन किया। उसके बाद वो चांद से निकाल दिए गए, और जब वो निकाले गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी पत्रकारिता, मतलब उनका खुद का प्रकाशन वो था जिसके शेयर उनके पास कुछ थे। बाद में वो शेयर जो है बेच दिए गए उनके छोटे भाई नंद गोपाल सहगल के द्वारा, और उनको बेदखल कर दिया गया था पत्रिका से। और फिर उन्होंने जो है उसके समानांतर उन्होंने भविष्य पत्रिका का संपादन शुरू किया था। भविष्य के पहले संपादक तो पंडित करमवीर सुंदर थे, और बाद में जब उनके पास वो बेघर हो गए तरीके से, तो फिर भविष्य का संपादन किया, और समानांतर किया साप्ताहिक पत्रिका का। और बाद में फिर जब अंतिम उसमें था तो उन्होंने कर्मयोगी पत्रिका का संपादन फिर राम रक्षित सहगल ने शुरू किया। तो जो मैं ये कह रहा था कि प्रेस मालिक वाली जो बात कह रहा था, तो प्रेस मालिकों का एक बहुत बड़ा मतलब दबाव पत्रिकाओं पे होता है। चांद इस मामले में थोड़ी सी मुक्त इसलिए थी क्योंकि उस पत्रिका के चांद जो प्रेस था उसी के खुद के मालिक ही थे वो। इसीलिए जब हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएं उस तरीके का राजनीतिक तेवर नहीं रख पा रही थी,
चांद ने 1927-26 के आसपास जाते जाते अपने आप को क्रांतिकारी आंदोलन के साथ संबद्ध कर दिया। उस दौर में जब पत्रिकाओं को गांधी जी की जो अहिंसावादी विचारधारा है उसको लिखने में प्रतिबंध झेलना पड़ता था, उस दौर में चांद ने क्रांतिकारी आंदोलन को प्रश्रय दिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसी पत्रिका नहीं है जो बहुत छोटे उद्यम से निकाली जा रही है, एक ऐसी बड़ी पत्रिका जिसका सर्कुलेशन 1927 तक जाते जाते 10,000 हो चुका है, 1930 के दशक जाते जाते उसका सर्कुलेशन 15,000 हो चुका है। हिंद की आज भी कोई पत्रिका, समकालीन साहित्यिक पत्रिका कम से कम 1000 से ज्यादा नहीं छपती होगी मुझे लगता है। तो चांद उस दौर में 15,000 की प्रतियां छापी जा रही थी। तो प्रेस मालिक का जो दबाव था वो दबाव इंडियन प्रेस का था, या बनारसीदास चतुर्वेदी पे कुछ दबाव विशाल भारत पत्रिका निकालते जामानंद चटर्जी के संपादन हाउस से। तो एक होता है कि आप नौकरी करते हैं और एक था कि आप उसी पत्र के मालिक भी हैं और आपकी एक वैचारिकी भी है। तो रामरख सिंह सहगल की एक खास वैचारिकी थी जो कि क्रांतिकारी आंदोलन से और बाद में सोवियत जब सोवियत संघ का जब निर्माण हुआ, सोवियत रूस का बोल्शेविक क्रांति जब हुई तब उनके ऊपर वामपंथी विचारों का प्रभाव आया और वो हिंसक विचारों से भी सहमत थे। तो रामरख सिंह सहगल ने उसी दौर में लिखा कि मैं जीवन के आरंभिक दिनों से ही क्रांतिकारी और हिंसक विचारों का समर्थक रहा हूँ, और इसी अपनी वैचारिकी के चलते उन्होंने क्रांतिकारियों को पत्रिका में भी जगह दी, और न सिर्फ पत्रिका में बल्कि उसको जीवन में भी, जिसको कहते हैं कि रचनाकारों के साथ साथ जीवन में भी उन्होंने क्रांतिकारियों को सहयोग दिया। चंद्रशेखर आजाद के साथ उनके संबंध थे। भगत सिंह, जैसा कि सर ने तो बहुत विस्तार से बताया, भगत सिंह उनके बहुत ही करीबी लोगों में थे। भगत सिंह ने उनकी बेटी स्नेहलता सहगल को जो है अपनी गोद में खिलाया था, ऐसा संस्मरण भी क्रांतिकारी संस्मरणों में आता है। और मतलब इसलिए ये पत्रिका कुछ विशिष्ट हो जाती है। और दूसरा मैं सामाजिक आंदोलनों की फिर बात करता हूँ। तो सामाजिक आंदोलनों में चांद से पहले जो स्त्री पत्रकारिता का परिदृश्य था उसमें सबसे महत्वपूर्ण पत्रिकाएं जो थी वो गृहलक्ष्मी और स्त्री दर्पण जैसी पत्रिकाएं थी। लेकिन उस स्त्री पत्रकारिता का सबसे बड़ी मतलब विडंबना ये थी कि वो पत्रिकाएं मूल, जैसे स्त्री दर्पण तो इलाहाबाद की स्त्रियों के द्वारा निकाली गई, जिसमें नेहरू परिवार की स्त्रियां थी, हुमा नेहरू, रामेश्वरी नेहरू और ये सब लोग। लेकिन जो गृहलक्ष्मी पत्रिका निकलती थी उसमें मैं देख रहा था उसमें सती प्रथा तक के समर्थन में जो है लेख लिखे गए। तो स्त्री आंदोलन जो है उस तरीके से विकसित नहीं हो पा रहा था जिसकी जरूरत थी। तो वो एक युगीन जरूरत के तहत एक पत्रिका जो है इतिहास के गर्भ से पैदा हुई, चांद, जिसने जो है अपने मुख्य पृष्ठ पे लिखा कि भारतीय महिलाओं की सचित्र मासिक पत्रिका। मैं स्त्री विषयों पर उसके लिखे गए आलेखों को जो है वो दो कोटियों बांटता हूँ। एक तरफ तो जैसे कि मेयो की, कैथरीन मेयो की जो मदर इंडिया थी उसके विरोध की बात लिखी गई, वो लगभग हिंदी की सारी पत्रिकाओं ने उसका विरोध किया और चांद ने भी विरोध किया। लेकिन साथ में ये भी मैं देखता हूँ कि चांद में उस समय ऐसे ऐसे लेख स्त्री आंदोलन पर छापे गए जो अपने आप में अविश्वसनीय लगते हैं। जैसे कि उस समय के पुरुष लेखकों से ये अपेक्षा करना कि वो मासिक धर्म के बारे में, पीरियड्स के बारे में बात करें। चांद में लेख लिखा गया कि मासिक धर्म में क्या करें, इससे बचें। तो इस तरीके की चीजें जो है चांद ने प्रकाशित की। दूसरा ये कि चांद का विरोधाभास जो मैं बताना चाहता था, एक तरफ तो वो भारतीय इतिहास और पौराणिक स्त्रियों के चित्र खींचती है, एक तरफ अनुसुईया का चित्र छपता था कि महान स्त्रियां। चांद दरअसल हर क्रमानुसार जो है एक लेख जो छापता था कि भारतवर्ष की स्त्रियां या संसार भर की महान स्त्रियां। तो एक तरफ वो सती अनुसुईया का भी जिक्र करता है, लक्ष्मी का, सरस्वती का जो दैवीय चरित्र है, और दूसरी तरफ ऐसी आधुनिक स्त्रियों के चित्र खींचता है। और वो आधुनिक स्त्रियां भारत की भी थी, जैसे सरोजिनी नायडू थी जो मतलब उस समय के राजनीतिक आंदोलन में थी, उनके ऊपर उन्होंने जीवन चित्र छापा। और उसके साथ में विदेश या विदेशी स्त्रियों के चित्र छापे, जिसमें से कमाल पाशा सरकार की एक मंत्री हुआ करती थी, शिक्षा मंत्री बनी थी पहली बार तुर्की की, उनका उन्होंने चांद ने जो है जिक्र किया। जापान की एक युजुकी करके एक महिला थी जो उस समय विश्व के दुनिया की पहली महिला व्यापारियों में से है। तो हम ये समझना चाहें अगर कि वो स्त्रियों के लिए क्या आदर्श रख रहा है, क्या वो ये आदर्श रख रहा है कि भारत की स्त्रियां जो है अनुसुईया की तरह सती प्रथा या सती जैसी स्त्रियां पैदा करें, या चांद ये चाहता है कि भारत जो है एक राजनीतिक आंदोलन में संबद्ध स्त्रियां चाहता है, या कि भारत जो है इस तरीके की व्यापारी और राजनीतिक कर्मों में संलिप्त जो है स्त्रियों का वो मतलब चित्र खींचना चाहता है। तो ये भी बहुत एक अंतर्विरोधपूर्ण स्थिति है। दरअसल औपनिवेशिकता के साथ भारत का संघर्ष मुझे लगता है इतना जटिल हो गया था कि औपनिवेश सरकार जिस भी तरीके की राय दे, वो सकारात्मक नकारात्मक, तो उसके विरोध की एक अंध प्रवृत्ति भी उस समय दिखाई देती है। और अंध प्रवृत्ति से ज्यादा ये है कि उनके मन में ये भाव था कि ये विदेशी व्यक्ति मुझे कौन समझाएंगे कि हमारे समाज में क्या है। तो जिन विषयों का अभी चित्रण जैसे कर रहे थे कि ये समस्याएं भारतीय समाज की हैं,
तो ऐसा नहीं है कि भारतीय समाज के अंदर से इन चीजों का विरोध पैदा नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टि हो जाएगी सोचने की, क्योंकि उस समय स्त्रियों के मुद्दों पर और लगभग हर मुद्दे पर शुरुआत कम से कम वो स्त्री आंदोलन का आरंभिक चरण था। और ये अनायास नहीं है कि उस समय की स्त्री पत्रकारिता की सबसे पहली महिला जो महादेवी वर्मा है, चांद के साथ उन्होंने अपने आप को संबद्ध किया। चांद की महादेवी की पहली कविता जो है वो चांद में प्रकाशित हुई थी 14 या 15 साल की उम्र में, और बाद में क्रमानुसार जो है चांद में महादेवी की कविताएं छापी गई। और महादेवी वर्मा की कविताओं से जो है उनके रहस्यवाद से सहमत नहीं थे उस समय के जो लोग, तो जो उस समय के लोग सहमत नहीं थे, जैसे नंद किशोर तिवारी को वो छायावादी प्रवृत्तियां अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने महादेवी शर्मा के नाम से जो है उसमें कविताएं लिखी। तो जब मैं देख रहा था तो महादेवी शर्मा देख के मैं बहुत चौंका। तो बाद में मैंने जब इस बात की तो पता चला कि ये महादेवी शर्मा के नाम से नंद किशोर तिवारी जो है चांद के अछूत अंक के संपादक थे। और एक बात और ये भी थी कि मतलब उस समय की जो चांद की व्यापकता थी उसका एक कारण ये है कि वो शुरुआत एक स्त्री पत्रिका के रूप में हुई, लेकिन उसका परिदृश्य बहुत व्यापक था। उसने बाद में अपने आप को लगभग हर विषय से संबद्ध किया, इसीलिए चांद ने लगभग 29 विशेषांक निकाले। कहते हैं कि उस दौर में विशेषांकों की पत्रिका कही जाने लगी कि लगभग हर 3-4 महीने के बाद एक विशेषांक आया था। चांद का प्रवासी अंक निकला जिसका संपादन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया, चांद का गर्भांक निकला जिसका संपादन प्रेमचंद ने किया, चांद का विदुषी अंक निकला जिसका संपादन महादेवी वर्मा ने किया, चांद का फांसी अंक जिसका अभी तो विस्तृत चर्चा हुई जिसका बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया, चांद का अछूत अंक निकला जिसका संपादन जो है नंद किशोर तिवारी ने किया। तो इस तरीके से चांद ने विभिन्न विशेषांकों के माध्यम से जो समस्या पटल पे बहुत ही मुख्य रूप से आ जाती थी कि ये समस्या अब चल रही है समाज में, तो उस पर बहुत व्यापक परिदृश्य में चर्चा जो है चांद खड़ी कर देता था तुरंत। और ऐसा नहीं है कि रामनाथ सिंह सहगल को अपने संपादन कौशल पे इतना भरोसा था कि वो खुद ही करते। दरअसल उन्होंने उस समय के जितने भी श्रेष्ठ संपादक थे उनका सहारा लिया। अगर उनको लगा कि दलित मुद्दों पे काम करने वाले संतराम बीए को उन्होंने अपने जो है पत्रिका में लगातार छापा। पता होना चाहिए संतराम बीए जो है जात पात ओढ़क मंडल से जुड़े हुए थे और उस समय के मतलब दलित आंदोलन या जाति विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो एक लोकतांत्रिकता चांद की पत्रिका में मुझे दिखाई देती है। और बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं जो छूट रही है। एक साहित्यिक परिदृश्य जो छूट रहा था बस उसमें मैं बता देना चाहता हूँ। चांद की जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे हिंदी क्षेत्र की राजनीति के बारे में बात करते हैं, तो हिंदी क्षेत्र की राजनीति में जो मुख्य नेता थे उनमें मालवीय जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, स्वामी राजानंद सरस्वती थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उच्चेठ गोविंद दास थे। तो ये सारे नेता हिंदी क्षेत्र के नेता थे। मतलब नेहरू जो है हिंदी क्षेत्र में पैदा हुए लेकिन वो हिंदी नेता नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो मूलतः अंग्रेजी की पत्रिकाएं सब लिखते थे और अंग्रेजी के ही लेखक थे, हिंदी में नहीं लिखते थे। न्यायालय ने उनसे बहुत आग्रह किया कि आप हिंदी में लिखना शुरू कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं लिखा। तो हिंदी क्षेत्र के जो नेता थे उनसे भी जो है पत्रकारिता जो उस समय की असहमति रखती थी। मसलन कि मदन मोहन मालवीय के बारे में चांद में जिस तरीके की चीजें लिखी गई उनको एक बार देखा जाना चाहिए। मदन मोहन मालवीय को बहुत ही नकारात्मक पोर्ट्रेट किया है चांद ने। रामनाथ सिंह सहगल को बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि मालवीय जी की जो संकीर्णतावादी कई मामलों में सोच थी स्त्री मुद्दों पे, जैसे शारदा एक्ट जब आया जो स्त्रियों की कम उम्र में विवाह को लेकर के था, तो उन्होंने विरोध उसका किया मालवीय जी ने। उन्होंने कहा कि हमारे निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का उपनिवेश सरकार को कोई अधिकार नहीं है। रामनाथ सिंह सहगल ने कहा कि मालवीय जैसी जड़ बुद्धि अगर होगी तो हमारा जो समाज है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस दौर में बहुत सारे अंतर्विरोध हैं जिसको समेटते हुए हमें चांद का अध्ययन करना चाहिए। धन्यवाद।